अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग सारे जी? मौसम तो आज बहुत ठीक बना हुआ है यहाँ पर, हमारे यहाँ तो। आपकी तरफ मौसम कैसा है? जी, वालेकुम सलाम। बताएँ जी, कल के दिन में क्या कुछ किया आप लोगों ने? और क्या प्रोग्रेस है? 5-6 लोगों ने क्लासरूम के अंदर वो असाइनमेंट अपलोड की हुई थी। बाकी लोगों ने काम किया कि नहीं किया जी? सबसे पहले आज आप लोग ये बताओगे कि कल जिन बच्चों ने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? रीज़न? असाइनमेंट आपको दी थी मैंने। चंद एक बच्चों ने उस पे काम किए, जो अपलोड किए। हो सकता है कि बाकी लोगों ने काम किया हो, लेकिन अपलोड ना किया हो। तो आप लोग बताओ यार, जिन लोगों ने काम अपलोड नहीं किया या काम नहीं किया, रीज़न बताएँ। क्योंकि अभी तो दूसरा, तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर। और एक अनाउंसमेंट है, आप सुन लें अभी। क्लास के एंड पे भी बता दूँगा। कल जो है वो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा। कल हाँ, आपका लेक्चर मैं ही लूँगा, लाइव लेक्चर होगा एज़ यूजुअल। तो पहले की तरह, जिस तरह पहले 2-3 लेक्चर्स हुए रिकॉर्डेड, तो इस फ्राइडे को मतलब कल रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर नॉर्मल लेक्चर ही होगा, मैं ही लेक्चर लूँगा। तो मेक श्योर कि आप लोग सारे ऑनलाइन आएँ और कल की जो क्लास है वो भी इसी तरह नॉर्मल रूटीन की तरह हो। अच्छा जी। हाँ, अब्दुल हसीब, आपकी मैंने वो देखा है काम। आपका अरूसा और मलिक इमरान चंद, आपने भी अपलोड किया हुआ था। 3-4 लोगों ने किया हुआ था काम अपलोड, बल्कि यहाँ पर भी मौजूद है काम। ज़ैनब ने किया है, अनम, अब्दुल हसीब, अरूसा, राजा मोहम्मद ज़ुहैब और इमरान आफ्ताब। बाकी जी, बाकी लोग ये 4-5 लोग ही हैं। मुझे आप रीज़न बताओगे, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो आगे तो चीज़ें इसी तरह की ही आनी हैं। तो रीज़न बतानी है आप लोगों ने, जिन्होंने काम नहीं किया। सैयद ज़ैन अली, आप बताएँ। आपने काम किया है? अगर किया है तो अपलोड क्यों नहीं किया आपने? और बाकी लोग भी बताएँ। जिया नाज़ आप बताएँ, हमाद,
और उसके बाद बाकी लोग जो ऑनलाइन हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, वो भी बताएँ जी। ज़ाहिद महमूद, हाँ, आप लोगों ने अब सारे लोग सुन लें जी, जितना भी काम आप करोगे, बेशक कंप्लीट ना हो, आप लोगों ने अपडेट लाज़मी करना है, ठीक है? आप ग्रुप के अंदर उतना काम अपलोड कर दो, जितना आपने काम किया है, चाहे 20% है, 30%, 50%, जितना भी काम किए, ठीक है? ये रोज़ाना की आपने रूटीन बनानी है, तो ताकि मुझे आइडिया हो कि भई कि कितना आप काम कर रहे हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये लेक्चर जो है ना वो बस गुज़रते जाएँगे। नेक्स्ट वीक से हमने बूटस्ट्रैप और जो जेक्यूरी है उनको स्टार्ट कर देना है, ठीक है? तो जो साथ-साथ चलेंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली टाइम देंगे तो चीज़ें उनको समझ में आएँगी, वरना ये चीज़ ज़हन में रख लो, ये मेरी बात नोट कर लो कि शायद जब इसके बाद हम स्टार्ट करें बूटस्ट्रैप या हम स्विच कर दें जी जेक्यूरी के ऊपर, ठीक है? तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है? तो स्टार्ट से ही जितना मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उतना करो काम, ताकि अगली जो चीज़ें हैं, चूँकि वो बेस इसी के ऊपर कर रही हैं, ठीक है? तो अब जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के लिए ज़रूरी है कि आपको सीएसएस का सारा कॉन्सेप्ट हो क्लासेस का, और उसके बाद जेक्वेरी पे अगर आपने काम करना है, तो जेक्वेरी एक्चुअली वर्क करती ही इसके ऊपर है, एचटीएमएल के ऊपर, ठीक है? उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग रोज़ाना की बेस पे काम करो, ठीक है? अटेंडेंस माफ़ करा सलीम, वो बाद में इसको देखेंगे, लेकिन पहले काम-शाम तो बताएँ। ठीक है, आई होप कि अब मज़ीद आप नेक्स्ट टाइम काम करोगे, ठीक है? काम करेंगे तो फिर आपको ये है कि काम सीखने में मज़ा आएगा, वरना ये जो है, जो चीज़ें हैं वो रिलेट करती हैं एक-दूसरे के साथ, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें एक एक-दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। सबसे पहले अच्छा जी, जी अनाज़ आपको ऑर्डर रिसीव हुआ जी, वेरी गुड। ऑर्डर की डिटेल बताएँ ज़रा। और आप लोगों ने यार शेयर लाज़मी करना है मेरे से, जब भी आपको कोई ऑर्डर मिले आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर, तो आपने मुझे फ़ौरन बताना है, क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड में लाना होता है चीज़ें, ठीक है? मैं आपको डिटेल बता भी दूँगा। जिस बच्चे का ऑर्डर कंप्लीट होगा, ठीक है? उसने उसकी सारी डिटेल सर शुजा को सेंड करनी है। किस तरह सेंड करनी है, वो आपको सारी डिटेल बता दूँगा। आपने उस ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लेकर अपना कंप्लीट नेम, डोमेन नेम, और उसके अलावा आपने सीएनआईसी वो आपने मेंशन करना है। वो ईमेल के अंदर वो आपने सर्चिला को सेंड करनी है, ठीक है? तो पहले ख़ैर आप काम-शाम करें सही, ठीक है? आप मुझे ज़रा बताएँ जियानाज़, आपको ऑर्डर जो मिला है वो उसकी डिटेल क्या है? क्या करना है उसमें? और बाकी लोग बताएँ यार। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जो है ना वो बिडिंग करोगे, और विदिन 2 वीक्स जो है ना वो आप में से कुछ बच्चे लेंगे ऑर्डर्स, लाइक शॉपिफ़ाई का। कितने लोगों ने बिडिंग वाला काम जो साथ में कर रहे हैं, ठीक, आपने इसके लिए रुकना नहीं है, पहली बात, ठीक है? आप रोज़ाना की बेस पे और हर वक़्त आप अपनी प्रोफ़ाइल को देखते रहोगे, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली तो मकसद फ्रीलांसिंग ही है, अर्निंग करना ही है। तो इसलिए फाइवर को आपने लाज़मी देखना है, क्लास में डिस्कस हो या ना हो, ठीक है? अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हो, तो फिर ये है कि आप साथ में ये सीखो भी सही, और बगैर कहे आप रोज़ाना की बेस पे अपनी प्रोफ़ाइल को देखो, चीज़ें इम्प्रूव करो, बिडिंग करो, ठीक है? ताकि जो चीज़ आप सीख रहे हो, कोशिश हो कि लेक्चर के दौरान और कोर्स के दौरान ही आपको ऑर्डर मिल जाए, ठीक है?
ठीक हो गया, चलिए। ज़बरदस्त। कितने डॉलर का मिला आपको ये काम? ये भी आप बता दें। ज़बरदस्त, यानाज़ वेरी गुड। इससे पहले आपने काम किया हुआ है कोई फाइवर पे आपकी हैं कोई रिव्यूज़ हैं? ठीक हो गया। अच्छा, बाकी लोग भी कोशिश करें, ठीक है? ये काम कोशिश करने से बार-बार ये आप काम जब टाइम दोगे, तो ये तब होगा, प्रोफ़ाइल आपकी रैंक करेगी, ऑर्डर वगैरह आपको मिलेंगे बाय रिक्वेस्ट। अ, माफ़ तस्लीम आपने ठीक है, वो रिसीव हुआ होगा। आपका स्टोर का लिंक और फाइवर का लिंक। लेकिन कल की क्लास में असाइनमेंट ये थी कि आप लोगों ने सीवी क्रिएट करनी है एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू। ठीक हो गया। चलें, ज़बरदस्त जी। आपका जब काम कंप्लीट हुआ तो आप लाज़मी मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो बाकी लोग भी ट्राई करें यार। इंशाल्लाह हो आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो उनको ऑर्डर मिलेगा, जो काम से हम कर रहे हैं, ठीक है? आप कोशिश करते रहोगे, हो ही नहीं सकता कि आपको काम ना मिले। ठीक है? हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपने डेली बेस पे ना ये रूटीन बनानी है, बिडिंग की, प्रोफाइल को देखने की। ठीक है? चूँकि अब हमारा जो कोर्स है, हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, वो तो दूसरी हैं। ठीक है? वो स्किल को ऊपर हम फ़ोकस कर रहे हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, और इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अगर आपसे कहूँ या ना कहूँ, आप लोगों ने बगैर कहे भी बिडिंग और प्रोफाइल को देखते रहना है। बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं आपके प्रोफाइल्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? अभी नंबर ऑफ गिग्स भी आपने ज़्यादा करनी है, और उसके अलावा अपनी गिग्स को इम्प्रूव भी करना है, उसका कंटेंट, उसकी इमेजेस, ठीक, हर चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उस पे काम करते रहें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने मज़ीद सीएसएस की चीज़ें को देखना है, ठीक है? सीएसएस के सिलेक्टर्स को देखेंगे, और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह सीएसएस पे काम कर सकते हो। कल के लेक्चर में कल के लेक्चर में कोशिश होगी कि बूटस्ट्रैप को देखा जाए, ठीक है? बूटस्ट्रैप को। तो जो वीकेंड आएगा आपका, उसमें आपने फुली काम करना है इसी के ऊपर, एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप के ऊपर, ठीक है? हम कल का लेक्चर भी बूटस्ट्रैप के ऊपर लगाएँगे, मंडे का भी लगाएँगे, और हो सकता है कि ट्यूसडे का भी लगाएँ। तो ये मंडे, ट्यूसडे तक आप लोगों ने जो आप यूँ समझ लो कि अपना 100% टाइम का 80% जो है वो इसके ऊपर देना है, इन चीज़ों के ऊपर। 20% आप अपनी फाइवर की प्रोफ़ाइल और बाकी चीज़ों के ऊपर दो। टारगेट ये है, सुन लें जी, टारगेट ये है कि ये जो अभी संडे आ रहा है 2-3 दिन बाद, इससे नेक्स्ट संडे तक, ठीक है? आप मैक्सिमम चीज़ें सीख लो फ्रंट एंड की, मैक्सिमम चीज़ें। ये टारगेट है इंशाल्लाह। मतलब ये कि कितने दिन बनते हैं ये, अराउंड 12 या 13 डेज़ बनते हैं। तो विदिन 12 या 13 डेज़, मैक्सिमम आप 15 डेज़ कह लो, ठीक है? लेकिन 15 डेज़ तक बात पहुँचेगी नहीं। इससे कम दिनों में आप अगर फ्रंट एंड सीख जाओ, ठीक है? अगर आप फ्रंट एंड सीख जाओ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना वो मोर देन एक्सपेक्टेशन होगा। तो 15 डेज़ में ये तभी आप सीख पाओगे जब रोज़ाना की बेस पे एटलीस्ट आप 5 घंटे इसके ऊपर दो। एटलीस्ट 5 घंटे, इससे ज़्यादा अगर आप टाइम दे सकते हो, तो आप ज़रूर दें, ठीक है? तो टारगेट आप बना लो। नेक्स्ट ये जो कमिंग संडे है, उससे नेक्स्ट संडे तक आपने फ्रंट एंड कंप्लीट सीखनी है। सिखाना मेरा काम होगा, कॉन्सेप्ट देना मेरे ज़िम्मे होगा। उस पे इम्प्लीमेंटेशन जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है? तो फिर भूल जाएँ कि आप जो है ना वो एक एक्सपर्ट बन सकते हो। हाँ, आप असाइनमेंट्स तो शायद कर लो, लेकिन जो एक्चुअली काम है वो करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो कोशिश करेंगे जी, ठीक है? आपके पास 12 से 13 दिन है, तो आप में से हर बच्चा कोशिश करे, आई नो कि जो चीज़ पहले कर ली हो दोबारा उस पे काम करना तो होता है, लेकिन फिर भी आप इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, क्योंकि आगे जाके यही चीज़ें सारी यूज़ होंगी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल थीम डेवलपमेंट करते हो, प्लगइन डेवलपमेंट करते हो वर्डप्रेस के अंदर, तो विदाउट एचटीएमएल, सीएसएस एंड विदाउट जावास्क्रिप्ट, पीएचपी आप काम कर ही नहीं सकते, इस तरह का कोडिंग वाला, ठीक है?
तो आई होप कि आप सारे लोग काम करोगे और रोज़ाना की बेस पे 5 घंटे या एटलीस्ट आप दो। चलें जी, अब्दुल हादी रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल है, तो आई नो कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें भई, ये कौन-सा कोई फ़िज़िकली काम है कि आपने कोई हार्ड वर्क करना है, आपने लैपटॉप के ऊपर बैठकर, ठीक है, 3-4 घंटे तो आई बस निकल ही सकते हैं। तो आपने चीज़ें साथ लेकर चलनी हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में क्लासेस तो चलती ही रहेंगी। अगर तो क्लासेस पॉज़ हो जाए ना कि हम क्लास इसके बाद कर लेंगे, ये तो चलती ही रहेंगी, ठीक है? तो अगली जो चीज़ें हैं वो पिछली चीज़ों से रिलेट कर रही होंगी, ठीक है? अगर रमज़ानुल मुबारक के बाद हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आपको एचटीएमएल, सीएसएस ये सारे कॉन्सेप्ट आते हों, तो दोबारा चीज़ें हम रिपीट तो नहीं करेंगे। इसलिए वो ज़रूरी है, मजबूरी है कि आपने काम करना है, ठीक है? तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी आज का। और अगेन आप लोग सुन लें कि कल का जो लेक्चर है वो आपका होगा जी, मैं ही लूँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा। आप लोग अटेंडेंस भी लगा लो। सबसे पहले आप अटेंडेंस भी लगा लो और उसके बाद हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं यहाँ पर प्लेस में एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ index.html की, कंट्रोल शिफ्ट एस, index.html में बहुत सारा उसका जो बेसिक कोड है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद हमने कल लेक्चर एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल के दिन में, कल के लेक्चर में हमने सीएसएस को देखा था। आज हम मज़ीद उस पे काम करेंगे, सीएसएस की जो बाकी टाइप्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है? कल हमने इनलाइन सीएसएस को देखा, इंटरनल सीएसएस को देखा। आज हम एक्सटर्नल सीएसएस को देखेंगे और सीएसएस के सिलेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है? और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स, उनको देखेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर नीचे हेडिंग, सब हेडिंग ठीक हो गया जी। बाकी लोग भी अटेंडेंस लगा लो जो लोग सुन रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और एलिमेंट लिख देता हूँ जी, बटन। अच्छा, कल हमने इंटरनल सीएसएस देखी। हमने देखा कि अगर आप इनसाइड द एलिमेंट सीएसएस लिखो तो वो इनलाइन सीएसएस होगी, ठीक है? और अगर आप हेड के टैग में स्टाइल के टैग के अंदर सीएसएस लिखोगे तो वो सीएसएस कहलाएगी इंटरनल, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का कलर हम रख लेते हैं रेड। उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है कर देते हैं 40 पिक्सल। इसी तरह यहाँ पर नीचे H1 है। इसमें ये जो चीज़ है ये हमने आगे इसके बाद देखना है। एक्चुअली ये सीएसएस के सिलेक्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, सीएसएस सिलेक्टर्स, ये कि हमने ये क्यों लिखा है, ठीक है? तो ये मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। H1 का हम कलर करते हैं ग्रीन, ठीक है? और इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 60 पिक्सल। और इसी तरह ये जो बटन है इसका हम कलर कर देते हैं येलो। ये डिफरेंट मैंने कलर्स और प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर दी।
अब कल हमने देखा था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैराग्राफ है, ठीक है? पैराग्राफ के एलिमेंट इनसाइड द एलिमेंट अगर मैं सीएसएस लिखूँगा, ठीक है? तो वो क्या होगा, वो इनलाइन सीएसएस कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पैराग्राफ के अंदर 2 सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोट्स में एज़ इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। तो अब क्या है कि ये इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जिस एलिमेंट के अंदर आप वो सीएसएस लिखते हो, उसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ उसी एलिमेंट के ऊपर होता है, ठीक है? अब अगर मैं ये ख़त्म कर दूँ, तो पैराग्राफ्स जितने भी हैं, उनमें से जो ये पहला पैराग्राफ है, ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ़ उसी के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होंगी, बाकी जो 2 पैराग्राफ्स हैं, उन पे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इनसाइड द ये देखिए ये 2 पैराग्राफ एज़ इट इज़ ही वैसे ही हैं, जो सीएसएस इम्प्लीमेंट हुई है, वो पहले वाले के ऊपर हुई है। तो ये चीज़ ज़हन में रख लो, शॉपिफ़ाई और वर्डप्रेस के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जब आप बग फिक्सिंग की प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो, बग फिक्सिंग के, ये सारे नोट कर लें। बग फिक्सिंग पे काम कर रहे होते हो, चाहे वो वर्डप्रेस पे हो या वो हो जी आपकी शॉपिफ़ाई, ख़ास तौर पे शॉपिफ़ाई में, तो तब आप इनलाइन सीएसएस जो है ना, वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट कहता है जी कि मेरा जो होम पेज है, उसमें फ़लाँ सेक्शन में फ़लाँ चीज़ का स्टाइल आप चेंज कर दो, उसपे कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है? एक प्रोजेक्ट है, एक एक्ज़िस्टिंग वेबसाइट है, तो उस सिनेरियो में आप इनलाइन सीएसएस जो है ना, वो उस पे काम करना प्रेफ़र करोगे। आप एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हो, इंटरनल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके भी बताऊँगा, अब इसके बाद हम उसको देखेंगे। तो लेकिन इनलाइन सीएसएस जो है ना, वो ख़ास तौर पे बग फिक्सिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप उसमें सीएसएस के इश्यूज़ वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें ख़ास तौर पे इनलाइन सीएसएस ही आप यूज़ करोगे। अच्छा, तो इनलाइन सीएसएस का मतलब कि जिस एलिमेंट के अंदर वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, उसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ उसी एलिमेंट के ऊपर होगा। अगर मैं इसको पहले की तरह रख दूँ, ठीक है, पैराग्राफ लिख दिए और यहाँ पर मैंने हेड के टैग में, स्टाइल के टैग में पैराग्राफ का एलिमेंट पे 2 प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट की हैं, तो अब इसका इफ़ेक्ट सब पैराग्राफ के ऊपर होगा, ठीक है? तो यहाँ हेड के टैग में हेड के टैग में, स्टाइल के टैग में जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ आप लिखोगे, उसका इफ़ेक्ट या उसका जो स्कोप है, ये उस वो पूरा डॉक्यूमेंट होगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है? उसमें आपकी बॉडी के अंदर चाहे 50 एलिमेंट्स हैं या 500 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो सीएसएस है, ये जो इंटरनल सीएसएस है, ठीक है? इसका स्कोप आपका होल डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट से मुराद ये पूरा पेज, ठीक है? तो ये तो थी इंटरनल सीएसएस। अब मैंने क्या किया है, पैराग्राफ पे ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। H1 के टैग्स जितने भी होंगे, H1 के टैग्स जितने भी होंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उन तमाम टैग्स के ऊपर ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है? और जो बटन है, बटन चाहे फ़िलहाल तो एक ही है, अगर एक से ज़्यादा भी होंगे, तो तमाम बटन्स के ऊपर, ठीक है, ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ लिखेंगे, वो सारी की सारी अफ़ेक्ट होंगी, ठीक है? तो इसको अगर मैं व्यू करूँगा तो आप देखेंगे, ये सारे पैराग्राफ एक जैसे दिख रहे हैं। सारे जो आपके हेडिंग्स हैं वो एक तरह की, और ये जो नीचे बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं वो एक तरह के हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई इंटरनल सीएसएस, ठीक है? अब तीसरी जो टाइप है सीएसएस की, वो है एक्सटर्नल सीएसएस। मतलब ये कि आप हेड के टैग में ये डिफाइन ना करो सीएसएस, ठीक है? आप क्या करो, अलग से एक फ़ाइल क्रिएट करो, ठीक है? एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करो, कंट्रोल इसको आप सेव एज़ कर लो, कोई भी नाम दो इसको आप। मैं इसको नाम देता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है? आप सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल बनाओ, एक न्यू फाइल बनाओ, उसको मैंने वर्क प्लेस के अंदर ही रखूँगा मैं। सेव किया मैंने, ठीक है? अब ये 2 फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं अगर इसको व्यू करूँगा, तो आप देखेंगे कि वर्क प्लेस के अंदर 2 फाइल्स बन चुकी हैं, सीएसएस और index.html। अब मैं अपनी इस index.html की जितनी भी सीएसएस होगी, वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा
स्टाइल डॉट CSS की फाइल के अंदर, एक्सटर्नल फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक रिकमेंडेड वे है कि भाई जो काम आप करोगे CSS का वो अलग से फाइल बना के करो। ठीक है, तो इसमें ये है कि मैनेज करना आसान होता है, कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वो जो हमारा यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी थी, कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको मैं कट करता हूँ जी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर एज़ इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कंट्रोल A करूँगा, ब्यूटीफाई कर दूँगा। तो अब मैंने इसकी पोज़ीशन चेंज की, तो ये स्टाइल डॉट CSS की फाइल में ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज़ रख दी। तो अब जी ये आपने अलग से फाइल में CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी हैं इस फाइल के अंदर, जिसका नाम है style.css। इस फाइल को अब आपने index.html की फाइल में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इंक्लूड कर लोगे। इंक्लूड किस तरह करोगे, हेड के टैग में आपने अगर अपनी HTML की फाइल में किसी एक्सटर्नल CSS की फाइल को इंक्लूड करना होगा, तो उसके लिए एक एलिमेंट मौजूद है, एक HTML का टैग मौजूद है लिंक के नाम से। ठीक है, तो आप LINK लिखोगे, टैब प्रेस करो, तो सारा जो टैग है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। href रेफरेंस दो, बताओ यहाँ पर आप बताओगे कि भाई जो आप लिंक करना चाह रहे हो CSS की फाइल को, उसका रेफरेंस क्या है, वो कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा वही रिलेटिव पाथ वाला, एब्सोल्यूट पाथ वाला। ठीक है, तो मुझे जरा बताएं इसका क्या पाथ होगा, यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा। अब मैंने यहाँ पर पाथ देना है, मैंने HTML की फाइल को बताना है कि भाई फलां जगह पर CSS की फाइल पड़ी हुई है, उसको अपने साथ लिंक कर लो। लिंक करने से मुराद ये होगा कि वो CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो इसका पाथ क्या होगा जरा बताएं, जल्दी से बताएं जी, बहुत सारी चीजें देखनी है। इसका पाथ होगा कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो इसके पैरेलल ही चूंकि पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगा और ये सिंपल आपका पाथ होगा। इसमें चूंकि पैरेलल है तो ना तो आपको वो बैकस्लैश फोल्डर नेम और ना ही आपको डबल डॉट स्लैश के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, अब ये लिंक कर दिया तो इस लिंक करने का मतलब ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज अब इस डॉक्यूमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। तो मैंने सिर्फ क्या किया, हेड के टैग में, स्टाइल के टैग में CSS की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की बजाय उसको यहाँ से कट किया और उसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, मैंने उसको अलग से फाइल में रख दिया। ठीक है, तो ये जो अब जो ये टाइप बनी है ये एक्सटर्नल CSS है, CSS की तीसरी टाइप। कल मैंने आपसे कहा था कि CSS की जो टाइप्स हैं एक्चुअली वो बेस कर रही होती हैं उसकी पोजीशन के ऊपर, कि आपने वो CSS का कोड लिखा कहाँ पर है। इनसाइड द एलिमेंट लिखेंगे तो इनलाइन, अगर हेड के टैग में लिखेंगे तो इंटरनल, एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे तो वो एक्सटर्नल CSS हो जाएगी। अब आप इसको जरा व्यू करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं इसको दोबारा व्यू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो सेम रिजल्ट मिल रहा है, पैराग्राफ्स के ऊपर, हेडिंग्स के ऊपर, बटन्स के ऊपर वो CSS का कोड इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एक अप्रोच हमने अपनी चेंज कर दी। ठीक है, एक्सटर्नल CSS में अप्रोच हमारी डिफरेंट हो जाएगी, अगेन सिंटैक्स सेम है। ठीक है, और इंटरनल के सिनेरियो में हमारी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने ये देखना ज़रूरी है कि भाई इनलाइन कब लिखना है, इंटरनल कब लिखना है और एक्सटर्नल कब लिखना है। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखो कि जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, अब मैं आपको वर्डप्रेस का कोड दिखाऊंगा, जब हम इसको देखेंगे आप देखोगे वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जितने भी आपके जो फ्रेमवर्क्स हैं, CMS हैं, ठीक है, उसमें जो अप्रोच यूज़ की जाती है वो यही की जाती है कि आप लोग आपका जो वर्क प्लेस होगा, डेस्कटॉप में वर्क प्लेस कहाँ गया जी, वर्क प्लेस। ठीक है, तो आपके फ़ोल्डर के अंदर आपका जो वेबसाइट का फ़ोल्डर होगा जिसमें सारी फाइल्स होंगी, उसमें आप CSS की फाइल्स अलग से रखोगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स अलग से रखोगे, PHP की फाइल्स अलग बनाकर रखोगे, HTML की फाइल आप अलग बना के रखोगे। तो रिकमेंडेड वे ये है कि CSS अगर आपने किसी एक पेज के लिए CSS लिखनी है तो उसके लिए फाइल अलग से बनाओ, एक्सटर्नल CSS। सबसे कह लो कि बेस्ट ऑप्शन ये है,
ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट है जिसमें 5 पेजेज़ हैं, ठीक है? अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ, कब आप कौन-सी टाइप यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ई-रोज़गार की वेबसाइट ओपन करता हूँ, पीआईटीबी की मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? आप उनमें एक चीज़ कॉमन देखते हो कि उस चाहे वो वेबसाइट एक पेज के ऊपर बेस कर रही है या उसमें मल्टीपल पेजेज़ हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो थीम सेम रहता है, ठीक है? उसका जो थीम है वो उसका सेम होता है। यहाँ पर अगर मैं W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन कर लूँ, तो आप वहाँ पर भी देखोगे, ठीक है? तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं हर वेबसाइट एक वेबसाइट का जो थीम होता है वो सेम होता है। थीम से मुराद कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल या उसका वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है? आप इसमें देख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने। अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करूँगा, ठीक है? तो थीम यही रहेगा, ठीक है? आप देख रहे हो कि वो बैकग्राउंड कलर और ये जो बटन के कलर्स वो बिल्कुल सेम है। ठीक है? इवन के फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी कंसिस्टेंट होता है एक वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है? यहाँ से मैं अगर तीसरे पेज पे जाता हूँ तो एक वेबसाइट का जो तीसरा पेज होगा, उसमें भी वो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा। मैं यहाँ पर अगर W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन करूँ, तो यहाँ पर ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ना ग्रीन टाइप का, ये सेम बटन, सेम स्टाइल के साथ, सेम फ़ॉन्ट साइज़, सेम बैकग्राउंड कलर, ये एक ही बटन आपको एक पेज के ऊपर मल्टीपल जगहों पे मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ग्रीन, यहाँ पर भी है। अब नीचे जाओगे तो बहुत सारे आपको बटन्स नज़र आएँगे। तो एक डिज़ाइन कंसिस्टेंसी आपको नज़र आती है। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी आपकी लाइव वेबसाइट्स होती हैं, उसमें जितने भी पेजेज़ होते हैं, ठीक है? तो ये एक पेज में इस बटन का सेम स्टाइल अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक नया पेज ओपन होता है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि वही सेम स्टाइल में आपको वो बटन मिल रहा है, ठीक है? इसका बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल सेम है, फ़ॉन्ट फैमिली। तो अक्रॉस द पेजेज़ 2 पेजेज़ हों, 10 पेजेज़ हों, वेबसाइट के जितने भी पेजेज़ हों, कुछ डिज़ाइन्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है? सिमिलर डिज़ाइन होते हैं। आपको एक ही लुक नज़र आती है। तो फिर उसमें सिनेरियो में आप क्या करते हो? अब ये W3 स्कूल की जो वेबसाइट है, उसमें ये जितने भी बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट बनी है 10 पेजेज़ से मिलकर, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पेजेज़ से मिलकर बनी है। तो हर पेज के ऊपर अगर 10-10 बटन्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने ये हर एक का कोड अलग-अलग लिखा होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। उन्होंने अलग से एक फ़ाइल में ये जो बटन है, इसका डिज़ाइन वो डिफ़ाइन कर दिया गया होगा। ठीक है? ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस तरह बटन है, बटन में उन्होंने उसका जो कलर है वो व्हाइट रखा होगा, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो उन्होंने ग्रीन रखा होगा। ठीक है? उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 पिक्सेल, ठीक है? तो अलग से फ़ाइल में एक जगह पर उन्होंने बटन के लिए सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी गई होंगी। तो अब उस बटन को वो जहाँ पर मर्ज़ी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अंदर यूज़ करना चाहें तो वो क्या करेंगे सिर्फ़ लिंक कर देंगे। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी बटन्स होंगे, ठीक है? जितने भी बटन्स होंगे उन बटन्स पे वही सीएसएस इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है? जिस जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आप इस एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर दोगे, उस डॉक्यूमेंट में जितने भी बटन्स होंगे, उन बटन्स के ऊपर ये वाला स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये रिकमेंडेड वे ये है कि आप क्या करो अगर एक डिज़ाइन मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है आपके मल्टीपल पेजेज़ के अंदर या एक पेज के अंदर भी, तो आप उसके लिए अलग से सीएसएस की फाइल बनाकर रख लो, ठीक है? तो ये हो गया जी एक्सटर्नल सीएसएस के लिए कि अगर अक्रॉस द पेजेस डिज़ाइन कंसिस्टेंसी है, ठीक है? सिमिलर डिज़ाइन आपको मिल रहा है, चाहे बटन की फॉर्म में है, टेक्स्ट की फॉर्म में है, ठीक है? एक बटन अगर 10 पेजेस में बार-बार यूज़ हो रहा है, तो आप अलग से फ़ाइल के अंदर आप उस बटन की सीएसएस प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दो, ठीक है? तो आप उस फ़ाइल को उन 10 पेजेस के अंदर लिंक कर दो, तो उन 10 पेजेस के अंदर जितने भी बटन्स होंगे, उनमें यही स्टाइल जो है वो रिपीट हो जाएगा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा कोड रीयूज़ेबिलिटी वो होगी, बढ़ेगी, कोड रीयूज़ होगा, ये चीज़ ज़हन में रख लो।
कि आप में से अच्छा डेवलपर वो होगा, अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर, अच्छा बैक एंड डेवलपर वो होगा जो मिनिमम लाइंस ऑफ कोड में मैक्सिमम काम करेगा, ठीक है? जो कोड को रीयूज़ करेगा, कोड रीयूज़ेबिलिटी करना सीखें। अच्छा लॉजिकल बंदा वो होगा जो अपने कोड को रीयूज़ करेगा, ठीक है? ऐसा हरगिज़ नहीं कि आप कोड रिपिटिशन करो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज है जी ये index.html, इसमें आप सेम कोड लिख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टैग पे आप सीएसएस की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एक और आपने नया पेज बनाया, उसका नाम आपने रख दिया user.html के नाम से। तो उस पेज के अंदर भी आप वही सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ दोबारा यूज़ कर रहे हो। हालाँकि आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सटर्नली एक फाइल के अंदर डिफाइन कर दो, उसको आप यूज़ कर लो। ऑप्शन है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे, फिर ये क्या है कि बैड प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मिनिमम लाइन्स ऑफ कोड में आपका मैक्सिमम काम हो। ठीक है? तो ये आपका कंसर्न होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चाहे एचटीएमएल हो, सीएसएस हो, जावास्क्रिप्ट हो, पीएचपी हो। ठीक है? तो कोड ऑप्टिमाइज़ेशन बिल्कुल जी। ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखो, जो अच्छा डेवलपर बनना चाहता है, आपकी जो कंपनीज़ के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में, ठीक है? ये जो सीनियर जूनियर डेवलपर का कॉन्सेप्ट होता है, ये किस बेस पे होता है भई? ये ऐसा नहीं है कि आप चाहे 5 साल काम कर रहे हो, तो आप सीनियर बन ही जाओगे, आप सीनियर कहलाओगे, हरगिज़ नहीं। आप तभी सीनियर बनोगे किसी भी कंपनी में, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप सीनियर डेवलपर तब कहलाओगे, जब आपका कोडिंग स्टाइल वो परफेक्ट होगा। आप बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को यूज़ कर रहे होंगे, कोड रीयूज़ेबिलिटी मैक्सिमम कर रहे होंगे, स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें जो बंदा अडॉप्ट करेगा, वो सीनियर डेवलपर कहलाएगा। चाहे उसका एक्सपीरियंस किसी दूसरे बंदे से कम, एक बंदा है जिसने 5 साल काम किया लेकिन उसका जो कोडिंग पैटर्न है वो ठीक नहीं है, कोड को वो रीयूज़ नहीं कर रहा। ठीक है? रीयूज़ेबिलिटी नहीं आ रही उसमें, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहा, 5 साल काम कर रहा है, वो सीनियर डेवलपर नहीं कहलाएगा। हाँ, एक बंदा जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ के थ्रू कोड लिखता है, उसका जो कोडिंग पैटर्न है वो परफेक्ट है, तो वो सीनियर डेवलपर कहलाएगा। ठीक है? और उसी की बेस पे वो प्रमोशन और सैलरी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? अच्छा ये ज़ाहिद महमूद इसके आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, ठीक है? तो इंटरनल सीएसएस आपने कब यूज़ करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज के अंदर आपको डिज़ाइन कंसिस्टेंसी मिल रही है, एक पेज के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट का एक पेज है, उसमें कुछ बटन्स हैं, तो उन बटन का जो डिज़ाइन है, वो सिर्फ़ उस पेज के अंदर ही सिमिलर है। बाकी जो पेजेज़ हैं, उन पेजेज़ के अंदर वो उस डिज़ाइन में आपको बटन नहीं मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं जी कि ये जो ग्रीन कलर का बटन है, आपको 5-6 नज़र आ रहे हैं। ये बटन्स इसी स्टाइल के अंदर सिर्फ़ इस पेज के अंदर हैं। बाकी पेजेज़ के अंदर इनका स्टाइल कुछ और है, इस सेम डिज़ाइन में आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इसको इन जनरल करते हैं कि अगर एक डिज़ाइन आपका एक पेज के अंदर मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है? एक पेज के अंदर वेबसाइट के किसी एक पेज में, तो फिर आप क्या करोगे? उसी पेज के अंदर इंटरनल सीएसएस लिखोगे, ठीक है? स्टाइल और उसके बाद हेड यहाँ पर सीएसएस यहाँ पर डिफाइन कर लोगे, ठीक है? तो अक्रॉस द पेजेस अगर चीज़ें सिमिलर हैं, तो अलग से फ़ाइल बनाओ और उन तमाम पेजेस के अंदर वो फ़ाइल इंक्लूड करवा दो सीएसएस की। अक्रॉस द पेजेस अगर डिज़ाइन सिमिलर है, तो एक्सटर्नल सीएसएस। विदिन अ पेज अगर डिज़ाइन सिमिलर है, तो इंटरनल सीएसएस। और अगर किसी एक पेज में किसी एक जगह पर ही डिज़ाइन कंसिस्टेंसी है या डिज़ाइन सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे पेज में किसी एक जगह पर जो बटन है वो इस डिज़ाइन में मिल रहा है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? इनलाइन सीएसएस लिखोगे, ठीक है? तो अब मैं ज़ाहिद महमूद का क्वेश्चन जो है वो उसकी तरफ आते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगला सिनेरियो देखते हैं जी, कि यहाँ पर हमने अभी क्या है कि एक्सटर्नल सीएसएस को हमने लिंक करवाया हुआ है और यहाँ पर हम हेड के टैग में स्टाइल के टैग के अंदर पैराग्राफ के लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन करने जा रहे हैं। कलर इसका हम रखते हैं ये एक्वा और फ़ॉन्ट साइज़ इसका रखते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ 15 पिक्सेल। फ़ॉन्ट फैमिली इसका रखते हैं जी इनहेरिट या कुछ और रख देते हैं यहाँ पे। और फ़ॉन्ट वेट इसका रखते हैं बोल्ड, ठीक है?
अब मैंने क्या किया कि हेड के टैग में, स्टाइल के टैग में, पैराग्राफ के लिए ये प्रॉपर्टीज़ मैंने डिफ़ाइन कर दी। इट मीन्स कि इस पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, उन पे ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएँगी, ठीक है? अभी आपके लिए 3 है। लेकिन इसके साथ-साथ आप देख रहे हो कि इंटरनल सीएसएस कहलाएगी ऑब्वियसली। इसके साथ-साथ हमने एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल को भी इंक्लूड करवाया हुआ है और इस स्टाइल डॉट सीएसएस की फ़ाइल में जाके अगर आप देखोगे, तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं पैराग्राफ के लिए, ठीक है? जिसका कलर रेड है और फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सेल है, ठीक है? एक जगह पर हम बता रहे हैं कि भई पैराग्राफ को कि भई तेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ये है, कलर आपका ये वाला है। दूसरी जगह उसके फ़ौरन बाद नीचे हम फिर पैराग्राफ के लिए सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि अब ये जितने भी पैराग्राफ्स हैं, 3 पैराग्राफ्स, इन पे सीएसएस इम्प्लीमेंट हो रही है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अगर इस तरह का सिनेरियो आएगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, कौन-सी नहीं होंगी, इसको हम देख लेते हैं। मेक श्योर कि आपको जो प्रॉब्लम है, वो समझ में आ चुकी है कि एक एलिमेंट के ऊपर, ठीक है? एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर अगर एक जगह से सीएसएस की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हो रही है और उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर किसी दूसरी जगह से भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो उस सिनेरियो में जो प्रायोरिटी होगी वो किसकी होगी? प्रायोरिटी जो होगी भई वो उसकी होगी जो एंड पे लिखा होगा, ठीक है? पहले आपका एक्सटर्नल सीएसएस है और उसके बाद आपकी इंटरनल सीएसएस है, तो जो इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा, फाइनल इफ़ेक्ट जो नज़र आएगा, वो आपका बेस कर रहा होगा, आपके जो लास्ट वाला होगा उसके ऊपर, ठीक है? तो फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? तो जो हमें इफ़ेक्ट नज़र आएगा, फाइनल इफ़ेक्ट, उसमें ये वाली सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है? अब 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है? 3 पैराग्राफ का यहाँ पर जो कलर है वो एक्वा है और फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सेल है। इन्हीं पैराग्राफ्स के ऊपर इस फ़ाइल के थ्रू भी सीएसएस इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन उसमें कलर रेड है और जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 40 पिक्सेल है। तो एक्चुअली एग्ज़ीक्यूशन मैं आपको बता दूँ, जब भी एग्ज़ीक्यूशन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है? टॉप टू बॉटम। लाइन नंबर 1 एग्ज़ीक्यूट होगी, 2, 3, 4, 5, जब लाइन नंबर 5 एग्ज़ीक्यूट होगी, ठीक है? तो कंट्रोलर जो है वो इस फ़ाइल को रीड करेगा। इस फ़ाइल के अंदर उसे क्या मिलेगा? उसे ये होगा कि जी ये सारी चीज़ें की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट कर दो। उसमें हम पैराग्राफ का रेड कलर हो जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सेल हो जाएगा। कब? जब कंट्रोलर इस लाइन ऑफ कोड को एग्ज़ीक्यूट करेगा, ठीक है? अब कलर क्या है जी? कलर हो चुका है रेड, फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सेल, ठीक है? तो लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, जब 10 से लेकर ये 15 तक ये लाइन्स ऑफ कोड एग्ज़ीक्यूट होंगी, तो जो कलर पहले रेड था वो हो जाएगा एक्वा, जो फ़ॉन्ट साइज़ पहले था 40 पिक्सेल वो हो जाएगा आपका 15 पिक्सेल। तो कोड ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है? जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओवरराइड हो जाएँगी। पहला जो इफ़ेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर नया इफ़ेक्ट आ जाएगा, वो ये वाला होगा, ठीक है? तो फाइनली जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, क्योंकि ये वाला कोड बाद में एग्ज़ीक्यूट हुआ है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें रिप्लेस हो जाएँगी, डिज़ाइन रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फाइनल जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको उसमें एक्वा होगा कलर और फ़ॉन्ट साइज़ उसका होगा 15 पिक्सेल, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्वा और फ़ॉन्ट, ये पैराग्राफ का जो कलर है। बाकी जो आपको ये सीएसएस की जो इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है, ये किसके थ्रू नज़र आ रही है? कोई बता सकता है जी? ठीक है? हमने इंटरनल सीएसएस में पैराग्राफ पे सिर्फ़ काम किया है, ठीक है? तो पैराग्राफ का जो अब उसकी जो स्टाइलिंग है वो ओवरराइड हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनल सीएसएस है। क्यों? क्योंकि ये बाद में लिखी हुई है। बाकी जो हेडिंग्स हैं और ये जो बटन्स हैं, इन पे जो सीएसएस इम्प्लीमेंट हो रही है, वो पहली वाली ही हो रही है। इस एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू हो रही है, ठीक है? यहाँ पर h1 और बटन। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करूँ? मैं करता हूँ कि ये जो इंटरनल सीएसएस है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करने के बाद जी इसको मैं इसके इससे पहले लिख देता हूँ, ठीक है? तो इस सिनेरियो में अब क्या होगा? ऑब्वियसली
आप सबको पता है कि आपका फाइनल जो इफ़ेक्ट होगा उसमें आपको आउटपुट क्या नज़र आएगी? आप मुझे वर्बली बताओ, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ठीक है? आपका कोड आपने अगर खुद लिखा है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको एग्ज़ीक्यूशन से पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो बताएँ जी कि अब क्या पैराग्राफ का कलर क्या होगा, हेडिंग्स क्या होंगी और बटन्स क्या होंगे? इनकी स्टाइलिंग किस तरह की होगी? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? बिल्कुल ठीक। इसमें क्या होगा क्योंकि पहले ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होगा तो पैराग्राफ जो है उसका कलर एक्वा और ये सारा कुछ उसमें ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएँगी। बाद में एक एक्सटर्नल सीएसएस लिखी है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ओवरराइड हो जाएँगी। तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको इस एक्सटर्नल सीएसएस के अकॉर्डिंगली मिलेंगी। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आपको वो रेड कलर और फ़ॉन्ट साइज़ आपको 40 पिक्सल मिल रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की बेस पे चीज़ें जो है ना वो वर्क करेंगी। ये कॉन्सेप्ट लाज़मी ज़हन में रखना है। यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा बूटस्ट्रैप के अंदर भी। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे जाके जेक्यूरी के अंदर भी यूज़ होगा। सीक्वेंस की बेस पे आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके चेंज हो रहे होंगे। ठीक है? तो सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस चेंज करने से क्या हो सकता है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि इंटरनल भी है, ठीक है? पैराग्राफ पे सीएसएस इम्प्लीमेंट हो रही हैं इंटरनली भी, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नली भी और यहाँ पर मैं इनलाइन भी कर देता हूँ। और इनलाइन अगर सीएसएस करनी है तो ऑब्वियसली किस एट्रीब्यूट के थ्रू होगी? स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू। तो स्टाइल के एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पर इसका कलर कर देता हूँ, एक्वा भी नहीं करता, रेड भी नहीं करता, यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ जी हाँ, कौन-सा कलर करें जी? यहाँ पर करते हैं ब्लैक कलर कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये सेमीकोलन और फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो है वो मैं कर देता हूँ 60 पिक्सेल, ठीक है? अब इस सिनेरियो में क्या है जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर चलिए इसको मैं तीनों पैराग्राफ में इनलाइन सीएसएस लिख लेता हूँ, ठीक है? अब इस सिनेरियो में जहाँ पर क्या है कि पैराग्राफ में इंटरनल इनलाइन सीएसएस भी इम्प्लीमेंट हो रही है और उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस भी इम्प्लीमेंट हो रही है और इंटरनल भी हो रही है। ज़रा गेस करें कि फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो किसकी बेस पे होगा? इंटरनल सीएसएस की बेस पे या उसके बाद जो ये एक्सटर्नल सीएसएस आ रही है उसकी बेस पे या इनलाइन सीएसएस की बेस पे। तो ऑब्वियसली अगर वो पहले वाली बात आपके ज़हन में होगी तो ये जो लाइन्स ऑफ कोड हैं ये पहले एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं, सॉरी एंड पे एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं, तो फाइनल रिज़ल्ट जो होगा वो इसी के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है? तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो ब्लू कलर है और फ़ॉन्ट साइज़ आपके सामने है। ठीक है? लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक आखिरी चीज़ इसमें बताना ज़रूरी है कि इन पैराग्राफ्स में जो इनलाइन सीएसएस है, उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हमने इम्प्लीमेंट की हैं, कलर की, फ़ॉन्ट साइज़ की, ठीक है? तीनों पैराग्राफ्स पे जो इनलाइन सीएसएस है, उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हमने इम्प्लीमेंट की हैं, कलर भी चेंज किया है और फ़ॉन्ट साइज़ भी। जो इंटरनल सीएसएस है, उसमें हमने 1, 2, 3, 4 4 प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट की हैं पैराग्राफ पे, ठीक है? और एक्सटर्नल के अंदर हमने शायद 2 ही की हैं। अगेन कलर और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, हमने वो चेंज किया है, ठीक है? यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर भी कर देते हैं इसका। बैकग्राउंड कलर इसका रेड है तो यहाँ पर येलो कर देते हैं, ठीक है? अब आखिरी चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है कि इनलाइन सीएसएस में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी, ठीक है? तो सबसे पहले जब एग्ज़ीक्यूशन होगी यहाँ से टॉप टू बॉटम, तो जब ये कोड एग्ज़ीक्यूट होगा तो कलर आपका एक्वा, फ़ॉन्ट साइज़ ये, फ़ॉन्ट फैमिली ये, फ़ॉन्ट विड्थ ये चारों प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएँगी, 4 प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा। कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फैमिली और वेट। जब ये एक्सटर्नल सीएसएस इम्प्लीमेंट होगी तो उसमें कितनी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, कलर, फ़ॉन्ट साइज़ और बैकग्राउंड कलर। तो इससे पहले कलर एक्सटर्नल सीएसएस से पहले कलर, एक्वा और फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सेल हो चुका था और बाकी जो चीज़ें थी वो ये वाली थी।
कलर और फॉन्ट साइज आपने यहाँ पर भी डिफाइन किया हुआ है। तो जब ये एक्सटर्नल सीएसएस इंप्लीमेंट होगी ना, तो सिर्फ क्या इफेक्ट आएगा कि कलर जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस के अकॉर्डिंगली हो जाएगा रेड, फॉन्ट साइज जो है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, 15 की बजाय वो 40 पिक्सल हो जाएगा। उसके साथ साथ ये दो चीजें सिर्फ ओवरराइड होंगी, एक चीज और ऐड हो जाएगी, ये बैकग्राउंड कलर है येलो, ठीक है, जो कि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ। तो अब कलर आपको रेड, फॉन्ट साइज आपको 40 पिक्सल, और पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एज इट इज रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफाइन नहीं की हुई एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर। अगर ये प्रॉपर्टीज भी डिफाइन की होती ये दो यहाँ पर, ठीक है, तो फिर क्या होता कि सारा ही कोड आपका ओवरराइड हो जाता। ठीक है, ओवरराइड अभी क्या हुआ है, सिर्फ ये हुआ है। तो जो चीजें बच जाएंगी उसका रिजल्ट आपको एज इट इज नजर आएगा, अनटिल अनलेस के वो भी ओवरराइड ना हो जाए आगे जाके। अब आगे जाके क्या जी, कि कलर अगेन चेंज हो चुका है और फॉन्ट से चेंज हो चुका है। तो जो ओवरराइड हो रहा है वो सिर्फ कलर ही हो रहा है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, इसकी वजह से कुछ और। बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज ही रहेंगी। तो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको उसमें बाकी भी देखने, बैकग्राउंड कलर जो कि हमने डिफाइन किया है यहाँ पर ये एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ बाकी जो फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट वेट है वो भी आपको एज इट इज ही मिल रहा है। ठीक है, और जो चीजें फाइनल जो ओवरराइड हैं वो ये दो चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सीक्वेंस चेंज करने से अफेक्ट रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और चीजें किस तरह ओवरराइड होती हैं ये भी आपको आइडिया हो चुका होगा। अब इससे नेक्स्ट जो चीज है हम उस पर देखते हैं, टाइम वैसे भी काफी हो चुका है जी। अब हमने देखना है सीएसएस के सिलेक्टर्स को। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ ले में से। हाँ, उस्मान चौधरी आप जल्दी आया करें। ठीक है, आई गेस आप अभी अपनी क्लास अटेंड की है, कोशिश करेंगे जल्दी आएँ। अगर लेट होंगे तो आपको पूरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगली जो चीज़ है वो सीएसएस के सिलेक्टर्स हैं। अब ये तीनों टाइप्स हमने देख ली, तीनों टाइप्स, और इन टाइप्स में जो सीक्वेंस है हमने उसको भी देख लिया। अब हमने सीएसएस के सिलेक्टर्स को देखना है। सीएसएस के सिलेक्टर्स को ये चीज़ ज़हन में रख लो, विदाउट एचटीएमएल you cannot implement css, you cannot use bootstrap, you cannot implement javascript, jQuery, even php without html। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसका ढांचा बनेगा तो उसमें वो पेंटिंग आप करोगे ना। अगर ढांचा ही नहीं बनेगा तो क्या हवा में पेंटिंग करोगे? ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो HTML के टैग्स आप यूज करोगे, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर के ऊपर आप डेकोरेशन, स्टाइलिंग और उसकी जो है ना वो आप खूबसूरती उसको खूबसूरत बनाओगे, और उसके ऊपर आप इफेक्ट्स ऐड करोगे, एनिमेशंस ऐड करोगे जावास्क्रिप्ट jQuery के थ्रू। ठीक है, तो वो जो चीज पहले स्ट्रक्चर बना होगा तो ही बाकी चीज इंप्लीमेंट होंगी ना। तो इसीलिए ये जो सिलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, ये सिलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट न सिर्फ आपका सीएसएस के अंदर है, बल्कि ये जावा jQuery के अंदर भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये जो आज मैं लेक्चर आपको दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा सीएसएस सिलेक्टर्स का, सेम कॉन्सेप्ट jQuery के अंदर भी मौजूद है। जितने तरीकों से हम यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर सकेंगे HTML के टैग्स को, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट jQuery में भी रिपीट होगा। इसलिए मैं वहां पर दोबारा नहीं बताऊंगा, यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आपको चीजें समझ में आ जाए। अच्छा जाहिद महमूद, अगर आपने किसी एक सिंगल एलिमेंट को का स्टाइल चेंज करना है तो दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ इस बटन का स्टाइल जो है ना वो सबसे डिफरेंट रखना है, बाकी बटन से डिफरेंट रखना है। यहाँ पर इनलाइन स्टाइल का आप टैग लिखो, यहाँ पर आप जी उसका कलर जो मर्जी आप रख लो, रेड रख लो या और बैकग्राउंड कलर। ऑब्वियसली आप इनलाइन सीएसएस करोगे फिर। ठीक है, इनलाइन के थ्रू भी कर सकते हो, इंटरनली भी कर सकते हो, लेकिन यह है कि अगर कोई एक दो प्रॉपर्टीज हैं तो उस इनलाइन ही आप कर लो, आप इंटरनल सीएसएस ना लिखो। बैकग्राउंड कलर आप जो भी रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर किसी एक एलिमेंट का, सिर्फ एक एलिमेंट का कलर या स्टाइलिंग आपने चेंज करनी है, स्टाइल चेंज है, तो वो काम आप इनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर तो दो तीन प्रॉपर्टीज है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप लिखोगे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज, वो कोड जो है ना वो रीडेबल नहीं देगा, आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो इंटरनल भी। चलो जी, मैं बता रहा था आपको सिलेक्टर्स के बारे में, सीएसएस सिलेक्टर्स। ठीक है, सीएसएस सिलेक्टर्स
तीन तरह के जनरली जो सेलेक्टर्स हैं वो आप यूज करोगे यहाँ पर सीएसएस के अंदर। मतलब ये सेलेक्टर्स, सीएसएस सेलेक्टर्स का मतलब ये है कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप सीएसएस में सिलेक्शन कर सकते हो एचटीएमएल के टैग्स की। ठीक है, सीएसएस सेलेक्टर्स का मतलब ये है कि वो कितने ऐसे तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप एचटीएमएल टैग्स की सिलेक्शन कर सकते हो। सबसे पहले होगी सिलेक्शन। ठीक है भाई, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी एक एलिमेंट के ऊपर आपने सीएसएस इंप्लीमेंट करना होगी, ठीक है, तो इंटरनली या एक्सटर्नली ये जो सीएसएस सेलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है इंटरनल सीएसएस के लिए और एक्सटर्नल सीएसएस के लिए। जब आप काम कर रहे होते हो इंटरनल सीएसएस पे या एक्सटर्नल सीएसएस पे, उस सिनेरियो में आपको पता होना चाहिए कि भाई आप सीएसएस के थ्रू कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इन तीन एलिमेंट्स के ऊपर इंटरनली सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है या एक्सटर्नली करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इन तीन टैग्स को, तीन एलिमेंट्स को मैं किस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यूं समझना कि अगर फॉर एग्जांपल आप क्लास में से अगर किसी बच्चे को मैंने मारना होगा, फॉर एग्जांपल मारना है मैंने, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लास में उस बच्चे को मैं पकड़ूंगा हाथ से, पकड़ने के बाद फिर मैं जो ना वो छड़ियां लगाऊंगा। होता है ना टीचर्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर ऐसे जी, हाथ पकड़ा और उसके बाद फिर छड़ियां लगाई। ठीक है, सेलेक्ट किया पहले और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे कि आपने इंटरनली एक्सटर्नली जब सीएसएस इंप्लीमेंट करना होगी तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करोगे, बताओगे भाई वो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हो। तो वो जनरली तीन तरीके हैं। सबसे पहला क्या है कि आप टैग नेम के थ्रू, आप सबको पता है कि यहाँ पर टैग नेम कहाँ पर डिफाइन किया होता है, और आपको मैंने बताया था कि टैग नेम जो होता है वो ये है जो एंगुलर ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हो। ठीक है, तो टैग नेम ये है, टैग नेम H1 है, यहाँ पर ये H2 टैग नेम है, ये बटन ये टैग नेम है। इसी तरह आपने बहुत सारे टैग्स देखे होंगे। तो पहला जो तरीका है वो ये कि टैग के थ्रू, टैग नेम के थ्रू। ठीक है, टैग नेम आप यहाँ पर डिफाइन करो और ये बॉडी लिखो, ये करली ब्रेसेस आप इसको कहोगे। ठीक है, इंटरनल सीएसएस और अगेन एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर टैग नेम, बॉडी लिखो और यहाँ पर वो सीएसएस की आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दो यहाँ पर इस एरिया में। ठीक है, ये सिलेक्शन का एक तरीका है कि भाई आप सेलेक्ट करो टैग नेम के थ्रू और फिर सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो टैग्स हैं वो जी बटन है, जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो बटन ये जो टैग नेम है एज इट इज मैं ये लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कलर रेड और इसका जी फॉन्ट साइज जो है हम रख लेते हैं 40 पिक्सल, ये दो चीजें। अब हम हमारा जो फोकस है वो सिलेक्शन के ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट किया, सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर दी, बच्चे को पकड़ा छड़ियां मारी, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे इफेक्ट वो आपको मिल रहा है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट है वो कुछ इस तरह मिलेगी। ठीक है, ये तीन बटन पे सीएसएस इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, बटन टैग नेम के थ्रू कर लिया। अब इसी तरह H1 अगर मैं ये लिखूंगा तो फिर क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में जो H1 की टैग्स हैं उन पे CSS की ये वाली प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है। इसी तरह कोई भी पैराग्राफ या जो भी टैग्स हैं, ठीक है, उनको आप टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट करके CSS की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी भी HTML के एलिमेंट में, किसी भी HTML के एलिमेंट में आईडी का एट्रीब्यूट डिफाइन करो, आईडी दो, आइडेंटिफिकेशन, उसको एक यूनिक नेम दो। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग फॉर एग्जांपल। अब दूसरा तरीका हम देखने लगे हैं कि टैग नेम के अलावा आप आईडी के थ्रू किसी भी HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन पहले सिलेक्शन करनी है उसके बाद अगला काम करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन होगी तो उसके बाद ही आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकोगे। दूसरा तरीका क्या है
आपने जिस एलिमेंट पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करना है, आईडी के नाम से एक एट्रीब्यूट मौजूद है, ठीक है। जिस तरह आपने देखा एट्रीब्यूट्स और भी थे बहुत सारे, ठीक है। तो ये आईडी, क्लास, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स जो है वो हर एचटीएमएल के एलिमेंट्स में आप लिख सकते हो। आपको कहा था कि कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आप हर एचटीएमएल के एलिमेंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या किया, आईडी डिफाइन की। इस आईडी की बेस पे मैं इस एचटीएमएल के एलिमेंट पे इंटरनली या एक्सटर्नली सीएसएस इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर आप आईडी डिफाइन करोगे तो उसको आप यहाँ हैश टैग के थ्रू कंट्रोल भी कर लो, ठीक है, और यहाँ पर आप वो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दोगे। कलर जो है वो रेड है, फॉन्ट साइज जो है जी वो आपका 30 पिक्सल आ गया। अब मैंने क्या किया, पहले जो टैग नेम के थ्रू था अब मैंने आईडी के थ्रू कर लिया। ये हैश टैग, ये रिप्रेजेंटेशन है कि आप काम जो कर रहे हो आईडी के थ्रू कर रहे हो। आईडी किसी भी एलिमेंट का एक यूनिक नेम होगा, वो यूनिक नेम पूरे डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे का नहीं हो सकता, ठीक है। आप अगर एक आईडी यहाँ पर इसको दे रहे हो एक एलिमेंट को, अगर सेम आईडी यहाँ पर दोगे तो कोई तुक नहीं बनेगा, ठीक है। आईडी मतलब यूनिक नेम, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को यूनिक नेम दो और इंटरनली या एक्सटर्नली आप क्या करो, हैश टैग के थ्रू वो आप आईडी नेम लिखो जो कि आपने यहाँ पर डिफाइन किया होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर सीएसएस की प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट कर लो। अब आप देखोगे कि सिर्फ ये जो पहली जो H1 है, ठीक है, H1 जो पहला है हेडिंग, उस पे स्टाइलिंग इंप्लीमेंट हुई है। और ऑब्वियसली जब आप किसी एक एलिमेंट पे काम कर रहे होंगे, अब ये आईडी आप कब यूज करोगे, आईडी आप तब यूज करोगे जब आप किसी एक HTML एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज करना चाह रहे होंगे, किसी एक एलिमेंट के ऊपर स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाह रहे होंगे इंटरनली या एक्सटर्नली। अब सिनेरियो ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल आता है जी कि पूरे डॉक्यूमेंट में जी जो ये पहले वाला हेडिंग है सिर्फ इस पे ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाए। तो अब क्या करो, एक तो तरीका ये है कि इनलाइन सीएसएस कर लो, यहीं पर ही वो सारा कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस करो स्टाइल, उसके बाद यहाँ पर वो सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर दो। दूसरा तरीके क्या है, इसको आप आईडी दो और यहाँ पर जाके आप इस पे काम कर लो। अब ये काम मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं इंटरनल सीएसएस के थ्रू दे रहा हूँ। अब यहाँ इसको कट करो, और अगर आप यहाँ पर करते हो काम, ठीक है, तो सेम वो सिनेरियो यहाँ पर होगा, कंट्रोल ए नोटिफाई। तो यहाँ पर इंटरनल या एक्सटर्नल कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो इसके थ्रू दे रहा हूँ, एक्सटर्नल के थ्रू, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस। तो आप देखेंगे सेम आपको रिजल्ट मिल रहा है, पहले वाली जो हेडिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये बताना आप मकसद दोबारा नहीं है, मैं आपको इंटरनली ही करके सारा काम दिखाऊंगा। तीसरा जो है वो ये है कि अब ये आईडी कब यूज करनी है, जब किसी एक एलिमेंट पे आपने सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करना होगी, किसी एक एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना होगा, ठीक है। अब आखिर इसके बाद तीसरी जो मेथड है वो है क्लास के थ्रू। किसी आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को, जब आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे सेम स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाह रहे होंगे, उस सिनेरियो में आप क्लास डिफाइन कर दोगे। ये जो क्लासेस का जनरल कॉन्सेप्ट है ना, क्लासेस, मेल की क्लास, फीमेल की क्लास, एनिमल, और ये ह्यूमन बींग्स, और उसके बाद जी टेक्निकल की क्लास, नॉन टेक्निकल की क्लास, क्रिएटिव की क्लास, ठीक है। तो एक क्लास जो है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली, चाहे वो आप उसको किसी भी सिनेरियो में देखो, जो एक क्लास होती है वो किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्लास ही यूज किया गया। क्लास का मतलब वो सिमेंटिकली सेम कॉन्सेप्ट है कि जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर सेम स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाह रहे होंगे, उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आपने क्लास के थ्रू काम करना है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर जब सेम स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाह रहे होंगे, वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में से एक ही तरह के एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह अब हमने जो ग्रुप बनाया है, फॉर एग्जांपल वो H1 उसमें भी है, H2 भी है, बटन भी है, उनको एक क्लास दो, फॉर एग्जांपल माई क्लास,
आप ये क्लास यहाँ पर भी डिफाइन करते हो, क्लास H1 और H2 को भी आप वही क्लास दे दो, माई क्लास, ठीक है। आप बटन को भी वो क्लास दे दो, माई क्लास। आपने क्या किया, आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को किसी एक क्लास में रख दिया, ठीक है, उनकी एक क्लास बना ली। अब ये जो आपके ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनकी एक ही क्लास है, ये सेम क्लास से बिलोंग करती हैं जिसका नाम है माई क्लास, ठीक है। अब ये जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं ना कि आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी तरीका है, इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो। भाई ये आपने जब आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे तो आपने जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा आपने वो यूज़ करना है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके थ्रू लाइंस ऑफ कोड आपकी कम हो। अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट है वो गोल यही है कि भाई ऐसी सिलेक्शन करो, ऐसी अप्रोच के थ्रू काम करो, ऐसा तरीका ढूंढो, ठीक है, जिससे आपके लाइंस ऑफ कोड कम हो जाए। एक काम समटाइम होता है, एक काम आप काम कर रहे होते हो, उसके लिए वो काम 10 लाइनों से भी हो रहा होता है और वो काम 50 लाइन्स ऑफ कोड से भी हो रहा होता है। तो फिर क्या है कि आप ऑब्वियसली वो अप्रोच यूज़ करोगे जिससे लाइंस ऑफ कोड आपकी कम होंगी, मिनिमम होंगी, ठीक है। तो जी अब मैंने ये क्लास इन सबको एक क्लास के अंदर रख दिया, और यहाँ पर जब आप किसी क्लास के थ्रू CSS इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होंगे इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पर डॉट यूज़ करोगे, माई क्लास, इसको आप कॉपी करो, ठीक है, पेस्ट माई क्लास। सिंपल जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आईडी के थ्रू करोगे तो हैशटैग यूज़ करना है, और अगर आपने जी करना है क्लास के थ्रू तो आपने डॉट यूज़ करना है, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका हम रख लेते हैं 30 पिक्सल। इसके बाद अगला सिनेरियो हमने देखना है ग्रुप सिलेक्शन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रुप सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस क्लास पे ये CSS की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट कर दी, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने एलिमेंट्स इस क्लास से बिलोंग करेंगे, जितने एलिमेंट्स, उन पे ये प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो आप देख रहे हैं कि हेडिंग भी, सब हेडिंग भी और बटन के ऊपर भी सेम जो एलिमेंट माई क्लास से बिलोंग करता था उस पर वो CSS की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये अक्सर यूज करना पड़ता है आपको, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप देख रहे हो, ये देखें जी, ये बटन है और बटन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, टेक्स्ट कलर उसका वाइट है। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो आपका लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम का बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन है और उसका जो कलर है वो वाइट है, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर सेम स्टाइल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये मेन्यू है, नेविगेशन मेन्यू, तो जब ये सिलेक्टेड होगा तो इसमें भी आपका बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है और वो जो कलर है वो वाइट आ रहा है। कलर से मुराद ये होता है कि टेक्स्ट कलर, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स के ऊपर ये आपका लिस्ट आइटम, ये नेविगेशन आइटम, नेविगेशन मेन्यू और आपका ये बटन, हो सकता है कि आगे और भी कोई इस तरह का हो, तो ये तीनों एलिमेंट्स के ऊपर सेम स्टाइल इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह के सिनेरियो होगा। तो आप इन तीनों एलिमेंट्स को किसी एक क्लास में रखोगे और उसके बाद आप इंटरनली या एक्सटर्नली CSS डिफाइन कर दोगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब इससे अगली जो चीज़ है हम उसको देखते हैं। अच्छा सर, अगर किसी सिंगल एलिमेंट को डिफरेंट स्टाइल करना हो तो ये ठीक हो गया जी। इनलाइन फॉर स्पेसिफिक एंड फॉर जनरल वी यूज CSS। हाँ अब्दुल हादी, इनलाइन स्पेसिफिकली अगर आपने कुछ स्टाइल चेंज करना हो और अगर जनरली स्टाइल चेंज करना तो आप इंटरनली या एक्सटर्नली कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़, ये जो इससे अगला कॉन्सेप्ट है ये आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अब माई क्लास, ठीक है। अब ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन में क्या है कि आप मल्टीपल मल्टीपल टैग्स को सेलेक्ट कर सकते हो ग्रुप सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है। वो किस तरह करोगे, फॉर एग्जांपल आप H1
अब एग्जाम्पल लेते हैं, सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो ये है कि आपने जी H1 H2 और बटन, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल पैराग्राफ भी है, तो आपने उन पैराग्राफ, ठीक है, मल्टीपल आपने टैग्स के ऊपर सेम स्टाइल इंप्लीमेंट करना है, तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, अगर आप क्लास भी डिफाइन नहीं करते तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा? अब एक काम जो है वो आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन आपने उस तरीके से करना है जिससे आपका टाइम बचे और आपकी कोड रीडेबिलिटी भी बढ़े, और उसके बाद लाइंस ऑफ कोड भी कम हो आपकी। अब आपने मल्टीपल टैग्स पे अगर स्टाइल इंप्लीमेंट करना है तो एक तरीका ये भी है, अगर आपने H1 के ऊपर करना है तो H1 कोमा पैराग्राफ कोमा बटन, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप हर हर एलिमेंट में पहले क्लास का एट्रीब्यूट डिफाइन करो, फिर क्लास नेम लिखो, फिर दूसरे में जाओ, फिर क्लास, फिर माई सेम क्लास, काफ़ी हैक्टिक काम है, काफ़ी टाइम टेकिंग, ठीक है, ये चीज़ है। तो बजाय इसके कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर क्लास के थ्रू काम करो, कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन मौजूद और भी है कि आप अगर मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो, इस तरह काम करो, टैग नेम के थ्रू, टैग नेम कोमा सेकंड टैग नेम थर्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि H1 पैराग्राफ और बटन्स के ऊपर आपका सेम स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो यहाँ पर वो चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है, सबके ऊपर सेम नज़र आ रहा है आपको। तो एक ये सिनेरियो है। अब ये भी आपने याद रखना है, जहाँ पर आप मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर सेम स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो इस तरह आपने करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़, फॉर एग्जांपल अब आगे कॉन्सेप्ट आएगा डिव का। आपके ज़िम्मे ये है कि आपने आज डिव को लाजमी देख कर लाना है, ठीक है। डिव एलिमेंट जो है वो आप देख के लाइएगा। यहाँ से मैं आपको डिव की एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से फाइवर की वेबसाइट, फाइवर की, चलिए फाइवर की वेबसाइट ओपन, ई रोजगार की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। डिव, अब हम पहले मैं आपको डिव के बारे में बता दूंगा और उसके बाद आपने, मैं जो बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली सिलेक्शन के बारे में वो बताऊंगा। अब ये ई रोजगार की वेबसाइट है, ठीक है जी। अब इसमें कोई भी वेबसाइट हो, वेबसाइट कोई भी हो, यहाँ पर अगर बेशक अपवर्क हो, फाइवर हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लो, ठीक है। तो जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, डिज़ाइनर्स जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, ठीक है, काम स्टार्ट करने से पहले वो पहले कुछ पेपर वर्क कर लेते हैं। अब ये सारे लोग आप सुनिएगा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने इसको ज़हन में रखना है, तो आपने आंसर देना है। चौधरी हुमायूं नसीर, डिव आपका HTML5 के अंदर भी है, लेकिन उसमें सिमेंटिक टैग्स का कॉन्सेप्ट है, तो वो प्रेफर किया जाता है डिव के ऊपर, लेकिन डिव आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, डिव फॉर डिवीजन, जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, जब उनके पास वो PSD फाइल मौजूद होती है, जब ग्राफिक डिज़ाइनर या UI UX डिज़ाइनर वो वेबसाइट का जो टेम्पलेट है वो बना के हैंड ओवर कर देगा फ्रंट एंड डेवलपर को, तो सबसे पहले वो जो डिज़ाइनर होगा, फ्रंट एंड डेवलपर होगा सॉरी, वो सबसे पहले पेपर वर्क करेगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा ओ ओके, अगर ये डिज़ाइन है तो सबसे पहले मैं ये जो एक ना एक वे ऑफ वर्किंग वो डिफाइन कर लेगा अपने जहन में, ठीक है, पेपर के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले वो क्या करेगा कि पूरी वेबसाइट को डिवाइड कर देगा डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, डिवीजन कर देगा, ठीक है। डिवीजन किस तरह करेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये एक अलग से पूरा सेक्शन है, ठीक है, इस वेबसाइट का ये अलग से एक पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो मतलब ये वो सोचेगा कि अच्छा सबसे पहले मैंने ये वाला जो सेक्शन है ये बनाना है, उसके बाद ये जो दूसरा सेक्शन है इसको मैं बनाऊंगा, उसके बाद ये जो तीसरा है ये मैं डिज़ाइन करूंगा, उसके बाद ये जो सेक्शन एक आ रहा है, सेक्शन कह लो, डिवीजन कह लो, मॉड्यूल कह लो, पार्ट कह लो, की बात है, ठीक है, ये एक है, ठीक है। आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो किसी भी डिज़ाइन को। उसके बाद ये एक अलग से मॉड्यूल है, ये अलग से एक डिवीजन है, ठीक है, पार्ट कह लो, ये सेक्शन कह लो, ये आप सेक्शन अलग से दिख रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद ये उससे नेक्स्ट ये वाला सेक्शन है, इसी तरह आगे फर्दर सेक्शंस।
तो आप किसी भी एक वेब पेज को मल्टीपल सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? अब ये हर बंदे की अपनी एक अप्रोच होगी। मुझे ज़रा आप लोग बताओ कि जितना ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर होते, ठीक है? तो आप इतने एरिया को कितने मेन पार्ट्स में डिवाइड करते? आपके ख़्याल में ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो पेज, इसमें जो मेन इसके जो पोर्शंस हैं, मेन सेक्शंस इसके कितने हैं? अब हर बंदे का सोचने का जो वे है वो डिफरेंट होता है। अब मुझे आंसर करो कि आपके ख़्याल में इस वेबसाइट के कितनी डिवीजन्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो आप इस पेज को? मोस्टली बच्चे कहेंगे 3, ठीक है? बताओ जी, बाकी लोग भी बताएं, आपके ख्याल में इसके कितने पार्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं? हेडर, नेविगेशन मेन्यू और आपका जी तीसरा स्लाइडर, ऑब्वियसली 3, ठीक है? आप सारे लोग 3 ही कहोगे। अब हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा इस तरह सोचे, ठीक है, कि नहीं ये 3 नहीं है, ये मेन जो है मेन ये 2 पार्ट्स हैं। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है? हर बंदे का सोचने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है, एक-दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि यार ये जो है ना, ये ग्रीन वाला जितना भी एरिया है, ठीक है? ये ग्रीन वाला जितना भी एरिया है, ये चूँकि हेडर के अंदर है, ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन ये दोनों चीज़ें हेडर के अंदर आती हैं, ठीक है? तो एक्चुअली ये 2 चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही सेक्शन का नाम है, उसका नाम है हेडर और उसके नीचे ये व्हाइट एरिया जो है ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है? तो कोई बच्चा इस तरह भी सोच सकता है, लेकिन आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्या कहा कि ये 3 हैं। तो जो 3 डिवीज़न या 3 पार्ट्स कह रहे हैं, तो जब वो इस डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे कोडिंग के थ्रू, ठीक है? तो वो 3 पार्ट्स ही बनाएँगे, ठीक है? वो एक पार्ट ये वाला बनाएँगे, दूसरा ये, तीसरा ये और जो लोग 2 कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या करेंगे मेन 2 पार्ट्स बनाएँगे, एक ये हेडर वाला और दूसरा ये स्लाइडर वाला। हाँ, हेडर के अंदर फर्दर जो है वो सब मॉड्यूल्स होंगे, 2 मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है? तो उसके अंदर वो काम, ठीक है? तो हर बंदे का सोचने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है। बताने का मकसद ये है कि आप काम शुरू करने से पहले आप एक दफ़ा गो थ्रू करोगे पूरे वेब पेज को। ओके, सबसे पहले ये वाला सेक्शन मैंने बनाना है, ठीक है? उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये स्लाइडर वाला, अच्छा उसके बाद ये सेक्शन आएगा, ठीक है? तो इस तरह टॉप टू बॉटम सेक्शन वाइज़ आप डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करोगे। टॉप टू बॉटम सेक्शन वाइज़ डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करोगे। सबसे पहले ये चीज़ बनाओगे, उसके बाद ये लाइट ग्रीन वाला और उसके बाद ये स्लाइडर और उसके बाद ये एवरीथिंग नीचे जितना कुछ आ रहा है आपका, ठीक है? तो इस तरह आप काम करोगे। तो ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न आप कर सकते हो div टैग के थ्रू, ठीक है? div टैग के थ्रू आप किसी भी अपने पूरे पेज की डिवीज़न कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिव ये है और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें जी स्टाइल इम्प्लीमेंट बैकग्राउंड कलर इसका मैं रख देता हूँ, कलर इसमें रखता हूँ जी रेड और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखता हूँ 100% और इसकी जो हाइट है वो मैं रखता हूँ, फॉर एग्जांपल हाइट में इसकी डिफाइन करता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है? फर्स्ट आगे डिव, इसी तरह ये दूसरी और तीसरी डिव। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो चेंज हो चुका है, वो ग्रुप सेक्शन से डिव के ऊपर, ये बताना भी ज़रूरी था। तो रेड की बजाय इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन और इसकी हाइट मैं रखता हूँ 400 पिक्सल और इसकी भी 400 पिक्सल, इसकी जो विड्थ कलर है वो मैं रख देता हूँ ब्राउन, ठीक है? अब मैंने क्या किया, अपने पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, ये सेकंड डिव आ गई और ये आपकी थर्ड डिव आ गई। एक्चुअली से काम नहीं करोगे, जब हम बूटस्ट्रैप को देखेंगे, ये आप सबसे जो तंग करने वाली चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आपको तंग करेंगी वो डिव करेगी,
डिवीजन, ठीक है। डिवीजन जो आप करोगे उसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे आपको, ठीक है। तो खैर उसको हम देखें, उसका सोल्यूशन भी है बूटस्ट्रैप के अंदर मीडिया क्वेरीज में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपने क्या किया है, आपने अपने एक पेज को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो डिवीजन करोगे पेज की आप डिव टैग के थ्रू, या इसके अलावा आपके पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं मौजूद। सिमेंटिक टैग्स HTML5 के अंदर सिमेंटिक टैग का कॉन्सेप्ट आया, आपने ये देख के लाना है। ये आपकी असाइनमेंट है, आप नोट कर लो कि आपने कल के लेक्चर में मुझे बताना है कि किस बच्चे ने कितने सिमेंटिक टैग्स देखे, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स से मुराद क्या है कि सिमेंटिक टैग से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ डिव का ही था। आपने अगर हेडर बनाना है, जिस तरह ये हेडर है जिसकी हाइट आप 100 पिक्सल फॉर एग्जांपल रख लो, हेडर है, तो हेडर आप बनाओगे डिव के थ्रू, ठीक है। आप अगर स्लाइडर है तो वो भी आप डिव के थ्रू, फुटर है तो वो भी आप डिव के थ्रू बनाओगे, ठीक है। तो हर वो जो डिवीजन करते थे आप पहले वो डिव टैग के थ्रू करते थे, लेकिन HTML5 के अंदर क्या था, सिमेंटिक टैग्स का कॉन्सेप्ट आया कि डिव की बजाय उन्होंने जो रेलिवेंट नेम है उससे वो एलिमेंट इंक्लूड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हेडर बनाना है, अगर किसी भी वेबसाइट का हेडर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट जो है वो ये वाली है, जिस तरह ये WC स्कूल की हेडर ये वाला है, इसका आपने हेडर बनाना है, तो हेडर में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ये लोगो आ रहा है, ये आपका वो टेक्स्ट आ रहा है, ये मेन्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो इन तमाम एलिमेंट्स का जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो हेडर होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर हेडर, ठीक है, हेडर के नाम से एक पेरेंट एलिमेंट डिफाइन करोगे, और उसके अंदर आप वो UL और उसमें फिर LI और बाकी सारी चीज़ें आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। अभी सारी ये टाइम टेकिंग चीज। तो हेडर के टैग बजाय इसके, अब ये काम आप डिव के थ्रू भी कर सकते हो, हेडर क्या ना बनाओ, डिव के थ्रू बना लो, सेम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन रिकमेंडेड वे ये है कि अगर आप हेडर पे काम कर रहे हो तो डिव की बजाय आप हेडर के टैग ही यूज करो, ठीक है। तो ये सिमेंटिक टैग्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपने देख के लाना है मजीद। इसमें वो सारे आपके हेडर फुटर, ठीक है, और उसके बाद मेन एरिया, नेविगेशन, अगर आप नेविगेशन मेन्यूज बनानी है, नेविगेशन बार जिस तरह ये है, तो इसके लिए अलग से एक एलिमेंट मौजूद है, और इसी तरह ये सारे और भी हैं, तो आपने ये देख कर लाने हैं। तो मैं आपको बता रहा था एक्चुअली डिप्स के बारे में। तो डिप के अंदर एक्चुअली मैंने आपको बताना ये था कि फॉर एग्जांपल अगर इस डिप के अंदर पैराग्राफ आप यूज़ कर रहे हो, 3 पैराग्राफ, मैं ग्रुप सिलेक्शन की बात कर रहा था, ठीक है, उसमें उससे फिर बात चली डिव की, और डिव में फिर हमने देखा मजीद उसको। अब सिनेरियो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर इन पैराग्राफ्स के ऊपर स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करना होगी, ठीक है, तो फिर आप वो स्टाइलिंग किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ यहाँ पर भी हैं, ठीक है, पैराग्राफ आपके आउटसाइड द डिव भी मौजूद हैं, और इनसाइड द डिव भी आपके पास पैराग्राफ्स मौजूद हैं। तो आप सिलेक्शन इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा, अब आपने अगर इस इन पैराग्राफ्स के ऊपर CSS इंप्लीमेंट करना होगी, कैसे करेंगे बताएं ज़रा मुझे, कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, वो तमाम पॉसिबल आपने सॉल्यूशन बताने हैं जिसके थ्रू आप डिव के अंदर ये जो पैराग्राफ्स हैं इन पे CSS इंप्लीमेंट कर सकती हो, चाहे इनलाइन है चाहे इंटरनल एक्सटर्नल, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आपने बताने हैं। बताएं जी शाबाश जल्दी से। उसके बाद हम देखते हैं। बिल्कुल जी, आपने अभी जो है वो डिप के थ्रू ही काम करना है आज के लेक्चर में। आप मजीद उसको सिमेंटिक टैग्स देखो भी सही, ठीक है, लेकिन कल के बाद, ठीक है, आपने वो सिमेंटिक टैग्स ही यूज़ करने हैं, और उससे ऑनवर्ड जब भी आप जो भी काम करोगे सिमेंटिक टैग्स के थ्रू ही करने हैं। रिकमेंडेड वे ये है कि आप सिमेंटिक टैग्स ही यूज़ करें, ठीक है। इससे पहले ये जो डिप के थ्रू काम कर रहे हो ना, ये काम लोग करते थे टेबल के थ्रू भी करते थे, डिवीजन जो है वो,
टेबल का टैग आपको पता है कि वो रोज और कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनलाइन और इंटरनल जरा एक्सप्लेन करें जरा, किस तरह उस लिख कर बताएं जरा, लिख कर बताएं कि किस तरह आप काम कर सकते हो, इनलाइन कर सकते हो, इंटरनल कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो, और क्या ऑप्शन मौजूद है, बाकी लोग भी बताएं जी। डिव, हैशटैग, आईडी बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, आईडी आप इसको दो, आप इसको आईडी दो 1, आप फर्स्ट पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल आप इसको आईडी दो सेकंड पैराग्राफ, इसको थर्ड फोर्थ, इस तरह आप 1 बाय 1 आईडीज दो, डिफाइन करो, और यहाँ पर जाके आप फर्स्ट पैराग्राफ फॉर एग्जांपल ये इसी तरह सेकंड और थर्ड में जाके आप सीएसएस इंप्लीमेंट कर, एक ये भी सोल्यूशन है, लेकिन ये एक बैड अप्रोच है कि आप हर पैराग्राफ में उसको आप करो। और बताओ जी, आप इन तमाम को किसी एक क्लास में भी रख सकते हो, अब ये भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। आप इनको क्लास में रखो और उस यहाँ पर भी क्लास डिफाइन करो, ठीक है, माई क्लास। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर जाके डॉट माई क्लास में यहाँ पर सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर लो। ये भी काम मुश्किल है क्योंकि आपको टाइम टेकिंग चीज़ है, यहाँ पर हर पैराग्राफ में क्लासेस डिफाइन करना पड़ रही हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भाई ये है कि आप क्या करो, आप पेरेंट टू चाइल्ड मूव कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो। आप बताओ कि जो डिव का एलिमेंट है उसमें जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पे ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। कलर उनका हो जाए जी रेड, उनका बैकग्राउंड में जो कलर है वो आपका हो जाए ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह ये भी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप इस तरह काम कर सकते हो कि कोमा ऐड ना करो। अब कोमा ऐड करेंगे तो मतलब कुछ और होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 पैराग्राफ और बटन्स हैं उन पे ये CSS इंप्लीमेंट हो जाए, इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी डिव्स मौजूद हैं उन डिव्स के इनसाइड जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पे ये CSS की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर रहे हो। आप एक्चुअली जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हो। आप बता रहे हो पेरेंट टू चाइल्ड अप्रोच के थ्रू कि डिव एलिमेंट्स में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पे ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। इस तरह अब ये भी अप्रोच मौजूद है, ठीक है। आपने अगर फॉर एग्जांपल इस तरह काम होकर सिलेक्शन करना होगी तो आप वो कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरह और भी ऑप्शन मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये मैं अगर ख़त्म कर दूंगा तो आपको वो रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, वो दूसरे वाले, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहली डिव के अंदर ठीक है जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पे ये CSS की प्रॉपर्टीज आपको इंप्लीमेंट होती नजर आ रही हैं, लेकिन पैराग्राफ तो नीचे भी हैं बाहर, इन पैराग्राफ के ऊपर आपको कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा, ये वाला, ठीक है। तो ये सिलेक्शन करने का एक अलग से तरीका है, ये मैंने आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सूडो क्लासेस जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है, वो आप भी देखिएगा, ठीक है। उसमें क्या होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बटन है, इसको मैं डिस्क को ख़त्म करता हूँ, अगर कोई बटन है, ठीक है, तो बटन के ऊपर आपने कोई सूडो क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर HTML CSS में, वो ये है कि सूडो क्लासेस के थ्रू आप किसी भी एक एलिमेंट की डिफरेंट स्टेट्स को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक एलिमेंट की मल्टीपल जो उसकी स्टेट्स हैं उसको आप हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो कुछ
आपके लिंक्स आ रहे होते हैं वो ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं बल्कि शायद वो पर्पल कलर के आ रहे होते हैं, जो आपने विजिट कर लिए होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो विजिटेड लिंक्स होते हैं उनका कलर गूगल पे आपको डिफरेंट आता है नज़र, जो आप वेरी फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, सर्च कर रहे होते हो। ठीक है, तो उसका जो है वो कलर कुछ और होता है। अब ये देखें, जिस तरह ई रोजगार हमने इस वेबसाइट को ऑलरेडी विजिट कर लिया था, तो इसका कलर जो है वो आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसके अलावा बाकी जो लिंक्स हैं वो प्योर ब्लू कलर में हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट है लेकिन उसका एक स्टेट ये है कि वो विजिटेड है, दूसरी स्टेट क्या है कि वो हमने विजिट नहीं की हुई। ठीक है, तीसरी क्या है कि माउस ओवर। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं किसी भी एक एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल बटन पे माउस ओवर करें तो कुछ और हो, क्लिक करें तो कुछ और हो। बटन है लेकिन माउस ओवर करने से कोई और इफेक्ट आ रहा है, क्लिक करने से कोई और आ रहा है। तो ये मल्टीपल जो स्टेट्स हैं वो डिफाइन कर सकते हो ओवर। ठीक है, ओवर, क्लिक और बहुत सारे और भी क्लासेस मौजूद हैं। तो माउस ओवर करने से कलर जो है वो रेड हो जाए या फॉन्ट साइज जो है वो आपका, सूडो क्लासेस आपने ये देख कर लानी है। सूडो क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि HTML के किसी भी एक एलिमेंट की मल्टीपल स्टेट्स को आपने अगर हैंडल करना है तो वो आप हैंडल कर सकते हो। उसमें आपका एंकर टैग आएगा खास तौर पे, ये जो आपका एंकर टैग होता है ना, एच में आप डिफाइन करते हो यहाँ पर google.com। ठीक है, एक्चुअली ये यूज होता है आपका वो लिंक्स के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादातर सुडो क्लासेस यूज होती हैं ये लिंक्स के लिए, बटन्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या है कि आपके ये क्लिक या जहाँ पर आप देख रहे हो कि माउस ओवर करने से ये चेंज हो रहा है, तो ये एक ही बटन एक ही है, लेकिन जब उस पर माउस ओवर करते हैं तो कोई और इफेक्ट आ रहा है, क्लिक करेंगे तो कुछ और होगा। तो ये आप चीज़ें हैंडल करोगे सुडो क्लासेस के अंदर। तो ये भी आपने देख कर लानी है जी। अब इसी तरह आप ये लिंक्स को भी यहाँ पर हैंडल कर सकते हो, ओवर भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, एक्टिव, और जब एक्टिव होगा, बटन एक्टिव होगा तो क्या होगा, चेक्ड होगा तो क्या होगा, बाकी सारे ऑप्शन और भी मौजूद हैं बहुत सारे, अब ये देख कर लाने हैं। तो भाई क्वेश्चन है तो पूछें वरना लेक्चर एंड करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और भी है यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का, इनलाइन एलिमेंट्स का, वो भी देख के लाइएगा वरना उसको कल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर मैं उसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करूँ रेड, ठीक है, और यहाँ पर स्टाइल में बैकग्राउंड कलर इसका मैं चेंज करूँ ग्रीन। दो तरह के जनरली आपके पास HTML के एलिमेंट्स होती हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स से मुराद क्या है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन की फुल विड्थ लेंगे, 100% विड्थ को ले लेंगे। जितनी 100% विड्थ से मुराद के अपने पेरेंट की जितनी भी विड्थ होगी वो ले लेंगे। ठीक है, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स होंगे वो फुल विड्थ नहीं लेंगे। ठीक है, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने देंगे, जो लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो अपने सामने बाकी एलिमेंट्स को आने देते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल देखिएगा, मैं बाकी सारा कुछ खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको खत्म करें, बटन एक, उसके बाद जी मैंने www.google.com, और उसके बाद जी मैंने लिखा पैराग्राफ। तो उसके बाद दोबारा मैंने पैराग्राफ लिखा। अब इसका आउटपुट देखोगे तो आप कुछ चीज़ें नज़र आएंगी कि जो क्लिक और गूगल, ये दो जो एलिमेंट्स हैं ये आमने सामने हैं। ठीक है, क्लिक ये जो बटन है उसके पास उतनी ही विड्थ है जितना उसका कंटेंट है। गूगल ये जो एंकर टैग था, ठीक है, ये उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं जितनी उनका कंटेंट होगा,
लेकिन पैराग्राफ आप देख सकते हो कि पैराग्राफ जो है वो उसका कंटेंट तो बहुत कम है, लेकिन वो जो विड्थ है वो 100% ले रहा है अपने पेरेंट की। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली ये कमेंटिंग करनी है तो ये यहाँ पर इसलिए आपको नजर आ रहे हैं, कमेंट्स भी आप कर सकते हो। तो पैराग्राफ, अगर यहाँ पर मैं इसका स्टाइल चेंज करूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रख दूँ मैं ग्रीन ग्रे, तो आप देखोगे कि तब आपको वो विजिबल होगा कि हाँ वाकई ही पैराग्राफ जो है वो 100% विड्थ ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैराग्राफ का कंटेंट तो सिर्फ इतना है, लेकिन ये स्पेस जो है, सॉरी विड्थ जो है वो अपने पेरेंट की 100% ले रहा है। और पैराग्राफ का जो पेरेंट एलिमेंट है वो कौन सा, जरा बताएं, इन पैराग्राफ्स का जो पेरेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, बताएं जी, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। बताएं जी। ये जो पैराग्राफ्स हैं इनका पेरेंट एलिमेंट है ये बॉडी, और बॉडी जो है वो आपकी एक्चुअली इस विंडो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो बॉडी के अंदर ही पूरा पेज आपका रेंडर होता है, लोड होता है, तो इसलिए पैराग्राफ जो है वो पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी पेरेंट की 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर लें, जो अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को न ठहरने दें। ठीक है, जो यूं समझ लें कि जिनका जो बिहेवियर है वो ब्लॉक लेवल का होगा, ब्लॉक पूरा। ठीक है, इनलाइन से मुराद क्या है कि इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि विड्थ सिर्फ उतनी ही लेते हैं जितना उनका कंटेंट होता है। ठीक है, तो आप जब काम कर रहे होते हो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है ना वो खास तौर पर बहुत तंग करते हैं आपको। आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे होंगे कि यार ये पैराग्राफ खींच के ऊपर आए, ऊपर आए, आप ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले वाला जो पैराग्राफ है वो 100% विड्थ ले रहा है, उसने दूसरे के लिए जगह छोड़ी ही नहीं है। तो आप इसका जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हो CSS के थ्रू। अब ये जो पहला पैराग्राफ है इसका मैं बिहेवियर चेंज कर दूंगा डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, ये जो डिस्प्ले इनलाइन है ये CSS की प्रॉपर्टी है। इसके थ्रू आप किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट का बिहेवियर चेंज कर सकती हो, किसी भी एलिमेंट का आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो। इनलाइन को ब्लॉक, ब्लॉक को आप इनलाइन बना सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि वो पैराग्राफ पहला जो है वो उतनी ही स्पेस ले रहा है जितना कंटेंट है। क्यों? क्योंकि अब ये इनलाइन है, तो इससे नीचे जो है वो स्टिल ब्लॉक लेवल है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर उसका ब्लॉक लेवल का है। आपके div के टैग्स जितने भी हैं वो सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वर्सेस इनलाइन। ठीक है, तो आपको वो सारी जो एलिमेंट्स हैं आपको यहाँ पर लिस्ट मौजूद होगी। ठीक है, तो ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अब ब्लॉक लेवल का मतलब क्या है कि फुल विड्थ लेंगे, आपका H1 पैराग्राफ, आपका फॉर्म, डिव, ठीक है, और अब ये HR LI जितने भी आपके टैग्स हैं ये सारे ब्लॉक लेवल हैं। इनलाइन एलिमेंट्स ये सारे एंकर टैग, आपका ये बोल्ड के लिए, आपका ये BR, ठीक है, ब्रेक के लिए, उसके बाद आपके ये इनपुट के एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट्स आपके इनलाइन है। आपको इसका बिहेवियर, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और भी चीज़ें देखिएगा अभी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं भाई वो बहुत ज़्यादा है, बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टाइलिंग से रेलिवेंट बहुत कुछ मौजूद है, जितना आप देखोगे वो कम है। ठीक है, तो आज मज़ीद आपने ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उन पे काम करना है, और आपकी जो आज की असाइनमेंट होगी वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपने CSS HTML के थ्रू आपने उस जो असाइनमेंट होगी वो अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना लेक्चर एंड करते हैं। अच्छा जी सर, इफ़ वी मेक साइज if div like 60% how can we align to the center of the page। अच्छा हाँ, अलाइनमेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। CSS के अंदर, CSS में जो आप स्टक होते हो ना वो क्यों होते हो? क्योंकि उसमें अलाइनमेंट का इशू बहुत ज़्यादा आता है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो स्टाइलिंग के अंदर आप फेस करोगे वो करोगे अलाइनमेंट इश्यूज। और में से हर बच्चा करेगा, चाहे वो उसने पहले काम किया हुआ है तब भी, अगर वेरी फर्स्ट टाइम कर रहा है तब भी। एक चीज़ों को पेज के सेंटर में लाना होगा, लेफ्ट साइड पर लाना और राइट साइड पर लाना होगा, आपको लग पता जाएगा वो चीज़ें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, आपने चीज़ों की एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी होगी तो वो नहीं हो रही होगी।
ठीक है? तो अलाइनमेंट इश्यू जो हैं वो आपके मेन इश्यूज़ हैं। सीएसएस के अंदर मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अलाइनमेंट्स की ही आती हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको देता है बूटस्ट्रैप। इसका जो सॉल्यूशन है आपको वो अ, इसकी क्लासेस मौजूद हैं, बिल्ट इन कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो उसके अंदर हम देख लेंगे इसको, ठीक है? लेकिन अभी आप लोग काम करो वैसे विदाउट बूटस्ट्रैप, ताकि जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे तो आपको हर चीज़ वाक़ई ही क्लियर होगी। तो अलाइनमेंट इश्यूज़ अब डिप के अंदर आप फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी कर सकते हो इसको रिज़ॉल्व, ठीक है? लेकिन इसका एक्चुअल जो है वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली यूज़ होती हैं, उसके थ्रू आप फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट है सीएसएस के अंदर, उसके थ्रू आप ये सारी जो आपकी अलाइनमेंट की इश्यूज़ हैं वो आपके रिज़ॉल्व हो जाएँगे, अगर आपने वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली किसी को अलाइन करना होगा। तो ख़ैर इसको हम देखेंगे। आप इससे पहले ट्राई तो करें, पहले आपको प्रॉब्लम्स आएँ तो सही। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले स्टक हों, तो फिर उसके बाद जब हम चीज़ें देखें तो आपको वाक़ई हो हाँ जी, इसका फ़ायदा है। अ, कल के लेक्चर में मिलते हैं। आज वाला जो काम है वो आप देखिएगा, बाकी मैं ही लूँगा। लगा लो भई, अटेंडेंस अगर किसी ने नहीं लगाई तो वो दोबारा लगा लें। तो बाकी अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।